ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। सारेगामापा जब मैंने अटेम्प्ट किया, इट वॉज माई 10th रियलिटी शो। अच्छा जी। इट वॉज माई 10th अटेम्प्ट इन अ रियलिटी शो। उसके पहले मैं जब 4th 5th क्लास में थी, तब से मैं ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। तब जाके मैं जब 11th में पहुंची, तब मैं विनर की ट्रॉफी घर ला पाई। मेरी आशिकी पसंद आई। क्या होता अगर उस दिन पापा मुझे वो चीज़ ना समझाते, और मैं ऑडिशन देने ही ना जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो ना ट्रॉफी मिलती, ना कोई नाम मिलता। तो वही है, मतलब मेरा यही लोगों को सजेशन है, यंग जनरेशन को खास करके, कि मेहनत करना ना छोड़ें, कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे कौन से प्रयास में ना सफलता छुपी हुई है। मेरी दुआ है सजदा तेरा कर दे सदा तू सुन, इकरार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा। तो मेरा जो मतलब जो रहन सहन है, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी इमेज है, वो मैं चाहे कितना भी मुंबई में रह लूँ, लेकिन वो जबलपुर वाली रहनी है। क्योंकि मैं वहाँ की ब्रॉट अप हूँ, वहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मेरी परवरिश वहाँ की है, मेरे संस्कार वहाँ के हैं। ना तेरे बाजो लगदा जी। शाम की फ्लाइट थी लंदन की, मेरी और मम्मी की, और सुबह सुबह मैं डॉक्टर के पास थी। डॉक्टर ने मुझे मतलब एक्सरे सब करके बोल दिया था कि आपको 1 महीने तक जितना हो सके स्ट्रेट सोना है, लेटना है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि शाम को तो मेरी 10 घंटे की फ़्लाइट है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा हो गया। अमिताभ बच्चन जी से जब मैं मिली, ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। मतलब मैंने बच्चन साहब से ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और क्या कहूँ मैं उनके लिए, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, पर जितने काइंड हार्टेड और दिलदार व्यक्ति हैं वो, मतलब शायद ही मैंने उनके जैसा कोई इंडस्ट्री में दूसरा देखा है। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਦਲਵੀਰ ਜੱਲੋਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਉਸ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇਗਾਮਾਪਾ 2019 ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਟ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ लेते हैं। मेरी मुराद है इशिता विश्वकर्मा। इशिता जी, जगबाणी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, आपकी जो आवाज़ है ना, वो लता मंगेशकर, आपको लिटिल लता मंगेशकर कह सकते हैं। अरे थैंक यू। तो आपकी आवाज़ ही मतलब बहुत ही सुरीली और बिल्कुल हूबहू उसके जैसी लगती है। सो सबसे पहले तो मुझे आप अपने थोड़े गायकी की सफ़र की बातें, मतलब कैसे इस लाइन में आना हुआ? इस लाइन में तो बेसिकली ऐसे आना हुआ कि मम्मी पापा मेरे दोनों ही म्यूज़िशियन रहे हैं। घर में बहुत माहौल था संगीत का। तो बचपन में जैसे बच्चे लोरियाँ गुनगुनाने लग जाते हैं, या जो राइम्स चलते हैं वो सीख जाते हैं, तो मैं मेरे मम्मी पापा के शोज़ अटेंड करती थी, उनके साथ जाती थी। तो उनके गाने सुनते सुनते मुझे वो याद होने लग गई। तो 2-2.5 साल की थी, गुनगुनाने लग गई, फिल्मों के गाने गुनगुनाने लगी मम्मी पापा को सुन के। तो उन्हें लगा कि इसको सिखाना चाहिए। तो 4 साल की उम्र में जब थोड़ा बहुत टूटा टाटा बोलना सीख लिया था, अच्छा, तब से सीखना शुरू कर दिया संगीत। तो इस तरीके से शुरुआत हुई जर्नी की। काफ़ी रियलिटी शो में आपने भाग लिया जी, तो उसका जो एक्सपीरियंस हो कैसा रहा, और कौन कौन से रियलिटी शो में आपने भाग लिया? भाग तो मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज़ में लिया, क्योंकि जब मैं 6th ग्रेड में थी तब से मैंने ऑडिशन वगैरह देना और पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। तो लिटिल चैम्प्स 2014 में जो आया, उसमें मैंने पहली बार कैमरा फेस किया था। उस राउंड तक मैं पहुंची थी, टॉप 10 तक। और
वहाँ पर मैंने बहुत कुछ नया सीखा जब पहली बार कैमरे को फेस किया, क्योंकि जबलपुर से मुंबई तक का सफ़र हर बार करना ऐसे काफ़ी मुश्किल रहता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग शोज़ में ट्राई करते करते वन डे सारेगामापा हुआ और मैं विनर बनी उस सीज़न की 2018-19 में जी। और फिर अभी हाल ही में 1 साल पहले 2022 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप बनी। और साथ ही साथ जितने भी हमारे एमपी के शोज़ थे या जितने भी रीजनल जो शोज़ जिसको हम कहते हैं ना, जैसे पंजाबियों में पीटीसी पंजाबी और सारी चीज़ें होती हैं, तो रीजनल में मैं काफ़ी ट्राई करने लगी। तो इस तरीके से काफ़ी मैं ये कहूँगी कि एक्सपीरियंस बड़ा बटोरा बचपन से। और रियलिटी शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको सीखने बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल। और टीवी पे जो आप जजेस देखते हैं, जो मेंटर्स आप देखते हैं, वो तो सिर्फ एक टीवी वाले होते हैं कि सिर्फ सेट पे और शूट के दिन आते हैं। लेकिन बैक स्टेज भी हमारे गुरु होते हैं, मेंटर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं। जैसे मैं जिस सीज़न में रही और दोनों ही सीजन्स में आनंद शर्मा सर, जो कि जसराज जी उनके नाना जी हैं और मतलब काफ़ी क्लासिकली ट्रेंड फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, घराने से बिलोंग करते हैं। तो उनसे सीखने का मौका मिलना 6 महीने, क्योंकि आप ऐसे अलग से अगर सीखने कभी जाओगे रियलिटी शो ना करके, तो कई लोग हमारे लिए तो अफोर्डेबल भी नहीं होगा और क्या पता वो उतना समय ना दें या क्या कुछ। तो रियलिटी शो की मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एक ही समय पे सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा होता है और उसी समय में आपको एक एक्सपोजर भी बड़ा मिल रहा होता है कि हर हफ्ते आप टीवी पे आ रहे हो, आपको लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया धीरे धीरे आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो ऑन द होल एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी आशिकी आपका एक गाना मैंने सुना, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने निभाया। मैं चाहता हूँ उसके चंद बोल हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे हम ऐसे कवर्स मैं बनाती रहती हूँ, आते रहते हैं। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरे आशिकी पसंद आए, मेरे आशिकी पसंद आए। क्या बात है, ये बहुत आप फील से गाती है, बहुत ही खूबसूरत गाना आपका। अच्छा मुझे बताइए, एक आपका किस्सा है, शायद वो आप समुंदर के पास आपने बताया था, आपके मॉम और आप बैठे थे। वो क्या किस्सा था? आपके फादर आपको क्या बोल रहे थे उस टाइम? एक्चुअली मतलब एक बार मुझे किसी ने सवाल ये किया था कि आप मोटिवेशन कहाँ से लाते हो। जैसे कई बच्चे हैं, कईयों बार ट्राई करते हैं, मतलब 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, सिलेक्शन नहीं होता या आगे नहीं बढ़ पाते, आगे नहीं पहुंच पाते, टीवी राउंड तक नहीं जा पाते। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप तो बड़े लकी हो, आप तो सारेगामापा में गए और आप जीत गए। अच्छा। तो यू आर वेरी लकी। तो मैं किसी को अपना पूरा बैक स्टोरी बता रही थी कि सारेगामापा जब मैंने अटेम्प्ट दिया, इट वॉज माई 10th रियलिटी शो। अच्छा जी। इट वॉज माई 10th अटेम्प्ट इन अ रियलिटी शो। उसके पहले मैं जब 4th-5th क्लास में थी, तब से मैं ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था। तब जाके मैं जब 11th में पहुंची, तब मैं विनर की ट्रॉफी घर ला पाई। तो मैं यही वो जो मेरी कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि हर कोई हताश हो जाता है कई बार जब आप थक जाता है। भाई मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी एक ऐसा दौर आया कि भाई 9 रियलिटी शो अलग बार ट्राई कर चुके हैं। जबलपुर से मुंबई 17 घंटे ट्रेन में जर्नी बिता के जाना, फिर होटल वगैरह में रह के तैयारी करके रियाज करके पहुंचना, फिर सिलेक्शन ना होना, लौट के आ जाना, रोना। तो ये मैंने भी बहुत देखा अपने लाइफ में शुरुआती दौर में। तो जब मुझे सारेगामापा के ऑडिशन का पता चला, उस वक्त
मतलब ऐसा हो गया था कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। मैं हार मान चुकी थी कि अब तो नहीं होना भाई, मैं इतने साल से ट्राई कर रही हूँ, अब तो हो ही नहीं सकता जी। तो जिस दिन ऑडिशन की डेट थी उस दिन मैं और मम्मी समंदर के किनारे बैठे हुए थे। मम्मी भी दुखी थी कि मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, हाँ। क्योंकि मम्मी और मेरे पेरेंट्स तो कह रहे हैं कि मैं 4 साल की थी तब से लेके मुझे म्यूजिक में लगे हुए हैं। तो वो भी हताश हो जाते थे बेचारे, निराश हो जाते थे कि भाई पता नहीं क्या है। तो हमने पापा का कॉल आया हमारे पास और उन्होंने पूछा कि गए नहीं ऑडिशन वगैरह देने के लिए। मैंने बोला नहीं पापा, हिम्मत सी नहीं हो रही, बस ऐसे समंदर किनारे बैठे हैं, लहरें आ रही हैं, अच्छा लग रहा है। तो पापा ने कहा कि उस समंदर से एक क्या चीज़ सीखने लायक है। तो उन्होंने बोला कि जब भी आप समंदर में डूबने जाते हो या समंदर में उतरना चाहते हो जी। तो कई बार जो लहरें होती हैं आपको शुरुआती दौर में 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार उठा के वापस बाहर फेंक देती है, किनारे तक पटक देती है, जी। अंदर नहीं लेती। तो कुछ ऐसी जिंदगी भी होती है, आप एक बार ट्राई कर रहे हो, दूसरी बार कर रहे हो, तीसरी बार कर रहे हो, कईयों बार कर रहे हो सकता है भी लहरें आपको वापस बाहर निकाल के फेंक दे। पर एक ऐसा समय जरूर आता है, एक वो चांस ऐसा जरूर आता है जब आपको भी नहीं पता होता कि ये मेरा 10वां अटेम्प्ट होगा या मेरा 100वां अटेम्प्ट तक पहुंचेगा, आपको भी नहीं पता। क्योंकि वो कुछ चीजें मुझे लगता है ऊपर वाले के हाथ में होती है, कब देना है, कितना देना है। तो वो उस एक मौके का वेट करना है और सिर्फ इंतजार बैठे बैठे नहीं करना, प्रयास करते रहना है जी। तो मैं सच बताऊं तो आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है, कभी मैं ये सोचती हूँ कि क्या होता अगर उस दिन पापा मुझे वो चीज़ ना समझाते और मैं ऑडिशन देने ही ना जाती। बिल्कुल। तो ना ट्रॉफी मिलती ना कोई नाम मिलता। तो वही है, मतलब मेरा यही लोगों को सजेशन है, यंग जनरेशन को खास करके, कि मेहनत करना ना छोड़ें, कोशिश करना ना छोड़ें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे कौन से प्रयास में ना सफलता छुपी हुई है। बिल्कुल। तो जी, क्या बात है। लता मंगेशकर के साथ आपकी आवाज़ बिल्कुल मिलती जुलती है। मैं चाहता हूँ कि उसके गाने के कोई भी जो आपका फेवरेट गाना हो वो गाना गुनगुना दीजिए। जी बिल्कुल। कि बड़ी मोटिवेशन की बातें हो गई तो एक लता जी का बहुत सुंदर गाना है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। क्या बात है जी, बहुत वेरी ब्यूटीफुल जी, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अच्छा इशिता जी, आप कौन कौन सी भाषा में गा लेते हैं? जी मैंने कई सारी अलग अलग भाषाओं में गाने गाए हैं। मैं गुजराती, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी भी अभी ट्राई करती रहती हूँ कुछ। अच्छा। तो इन सारी लैंग्वेजेस में आता है। तेलुगु ट्राई किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस ट्राई करूँ और उनमें गाने की कोशिश करूँ। अच्छा जी। जो आपके गाने रिकॉर्डेड हैं वो किस किस भाषा में हैं? मेरे रिकॉर्डेड कई सारी भाषा में हैं। क्योंकि क्या होता है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हम देख के और हमको एक करेक्टर, एक प्रोनाउंसिएशन जो सुधारे वो बैठे होते हैं। तो मैंने पंजाबी में गाया है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, ताजिकिस्तानी, क्या बात, भाषा में गाया है, तेलुगु में गाया है। जी, ये सारी भाषा में गाया। पंजाबी में कुछ हो जाए जो आपने जी, मेरा एक बड़ा पसंदीदा गाना है जो कि बॉलीवुड का ही है पर मुझे बहुत पसंद है। वे चंगा नैयों की ताबेबा, वे चंगा नैयों की ताबेबा, दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा, वे बड़ा पछताया खा, नाल तेरे जोड़ के।
छड़ के किथे जावा, तू मेरा परछावा, तेरे मुखड़े विच ही मैं तो रब नू अपनी पावा। मेरी दुआ है सजदा तेरा कर दे सदा, तू सुन इकरार मेरा, मैं करूँ इंतजार तेरा, तू दिल तो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। क्या बात है, वेरी ब्यूटीफुल जी, बहुत अच्छा। अच्छा इशिता जी, आप बहुत बार बॉम्बे भी गए हैं, क्योंकि बॉम्बे की जो एक्ट्रेस जो हीरोइन होती हैं, जब वो हिट हो जाते हैं, जब वो मशहूर हो जाते हैं, तो बाद में कुछ ऐसी बातें आती हैं, आई मीन टू से कोच एंड कास्टिंग की बात, तो आपको भी कभी ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा? मुझे लकीली नहीं करना पड़ा, कभी नहीं करना पड़ा। इसके दो मैं आपको अलग अलग पहलू बताती हूँ। जितना मैं पिछले 3 साल से मुंबई रह रही हूँ, तो मुंबई में जितना मैंने काम किया अभी तक, जितना वहाँ का वर्क कल्चर देखा, उससे मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझी, वो ये है कि पहली चीज़ आपकी चॉइस होती है। मतलब इफ़ द आर्टिस्ट हरसेल्फ और हिमसेल्फ इज़ विलिंग टू डू दैट, अगर वो ओके है वो समझौता करने में, तो बिल्कुल बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें होती हैं, हो रही हैं, और मुझे लगता है कि शायद बरसों बरस से होती आ रही हैं। अच्छा। पर इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर चॉइस। जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो मतलब जो रहन सहन है, जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरी इमेज है, वो मैं चाहे कितना भी मुंबई में रह लूँ, लेकिन वो जबलपुर वाली रहनी है। जी। क्योंकि मैं वहाँ की ब्रॉटअप हूँ, वहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉटअप हूँ, मेरी परवरिश वहाँ की है, मेरे संस्कार वहाँ के हैं, मेरी जो सीख सिखाई है बचपन की, वो सारी वहीं की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई जो बच्चे आती हैं, कई बच्चियाँ आती हैं, कई लोग आते हैं मुंबई में स्ट्रगल करने के लिए, कई बार उन्हें सक्सेस की चाह में या कई सालों तक मतलब काम नहीं मिलता है, इस वजह से कई सारे समझौते उन्हें करने पड़ जाते हैं, जो कि आपने कहा कि जब बन जाती हैं एक्ट्रेस तब सामने आता है कि भाई उनके साथ ये हुआ वो हुआ। पर मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसी आर्टिस्ट्स हैं, कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस सारे कुछ हैं जिन्होंने सचमुच में ये रास्ता कभी चूज़ नहीं किया, कभी नहीं किया। अब आप इसको एक एक्सेप्शन कह लो या आप उनकी चॉइस कह लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑलवेज अबाउट योर चॉइस। अगर आपकी इच्छा है कि आपको भाई जल्दी सक्सेस चाहिए, इसलिए मैं ये कर लूँ, ये रास्ता अपना लूँ, तो चॉइस आपकी है। नो डाउट आप सही रास्ते पे चल के करेंगे, आपको वक्त तो लगेगा। जैसे मुझे कई लोग सवाल पूछ पूछ के खा जाते हैं कि 3-4 साल से आप मुंबई में हो, अभी तक तो आपके ये आ जाना चाहिए था, वो आ जाना चाहिए था, फिल्म फेयर जीत लेना चाहिए था। बट मैं कहती हूँ कि भाई मुझे नहीं जल्दी, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं फिल्म फेयर जीतूँ, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है कि मेरे को ये कर लेना है वो कर लेना है। आई डोंट हैव अ टाइम लिमिट, मुझे अपनी गति से चलना है। मैं जानती हूँ मैं जिस रास्ते चल रही हूँ, जिस तरीके से चल रही हूँ, जो मेरा रहन सहन है, पहनावा है, दिखावा है, जो कुछ भी है, वो मेरे हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट है और सही है, तो इट्स माय चॉइस। अब मुझे नहीं बनना शॉर्टकट से सक्सेसफुल, ये मेरी चॉइस है। तो जब मिलनी होगी सक्सेस तब मिले, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि चॉइस की बात। दूसरा मैं एक आपको बताऊं जो कि एक बहुत बड़ा सच है, जिसको ना हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, कि ये जो आपने बोला ना कि ये समझौते करने पड़ जाते हैं, या फिर आपको सक्सेस के लिए आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोने वाली बात हो गई। तो ये सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं है। इंडस्ट्री का क्या है कि ये जो लाइफ है या ये जो दुनिया है इंडस्ट्री वाली, ये बहुत
दिखाने वाली है। मतलब ऐसे इसमें क्या है कि लाखों लोग ना आपको देख रहे होते हैं, आप कैमरे पे होते हो, बट ये जो भी समझौते की दुनिया है ना, ये ऑफ स्क्रीन भी बहुत चल रही है और हर फील्ड में चल रही है। अच्छा। कोई भी फील्ड हो, पढ़ाई लिखाई की फील्ड में ये सब है, आप किसी मतलब पॉलिटिक्स में है, चाहे अलग अलग कोई भी आप देख लो, बस फर्क इतना है कि बॉलीवुड में हो या अगर ऑन स्क्रीन किसी भी चीज में इन्वॉल्व हो तो आप छप जाते हो और पीछे हो तो छिप जाते हो। बस इतनी कहानी है। आपका कोई पसंदीदा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका ही गाया हुआ? मैंने लास्ट ईयर, मुझे ऊपर वाले की कृपा से मेरे बॉलीवुड का पहला गाना मिला। अच्छा जी, अरिजीत सिंह जी के साथ, जो कि अभी 47 मिलियन क्रॉस कर चुका है और रील्स पर भी एक पूरा महीना ट्रेंड करता रहा। तो वो मेरा खैर हमेशा ही अब तो फेवरेट रहेगा, क्योंकि जीवन का पहला गाना एक बहुत एक इम्पोर्टेंट गाना होता है। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। मन जोगिया जोगिया एक तू ही जोग है मेरा, दिल हो गया रोगिया और तू ही रोग है मेरा। नेह का धागा जो लगायूं ना तोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू, ना छोड़ जाना तू। क्या बात है जी, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। अच्छा, आपने ना मुझे लगता है एक लंदन में भी शो किया था जी। वो लंदन शो में मतलब वो जो आपने शो उधर किया, उस शो की कहानी, आपने उधर एक गाना भी गाया था जिस पर आप बोल रहे थे भी बहुत लोग आपको प्रेज कर रहे थे जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली लंदन की कहानी बड़ी अनोखी रही है। वो मैं उसके पहले लंदन काफ़ी बार गई हूँ बचपन में, मम्मी पापा के शोज जब हुआ करते थे तब। जी। लेकिन पूरे 12-13 साल बाद मैं एज एन आर्टिस्ट पहली बार लंदन जा रही थी परफॉर्म करने के लिए। उसके पहले तक मम्मी पापा के ही साथ गई थी। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई मेरे नाम पे पहली बार शो होने जा रहा है, मेरे नाम पे टिकट्स बनने वाले हैं, बिकने वाले हैं। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे लिए। और क्या होता है कि एक होता है ऑन स्क्रीन या ऑन स्टेज वाला एक आर्टिस्ट का चेहरा और उसका अटायर, और एक होता है कि ऑफ स्क्रीन भी उसकी एक जिंदगी है, उसकी एक लाइफ है। जी। उस समय क्या हुआ, उस समय वो शो से पहले, वो टूर शुरू होने से पहले हमने शिफ्ट किया था मुंबई। जी। और शिफ्टिंग के ही दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने एक बैग बड़ा जर्क से उठा लिया था। अच्छा। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, तो वर्टिब्रा में एक मेरा स्ट्रेच आ गया था, मतलब खिंच गई थी मेरी मसल। और मेरी शाम की फ्लाइट थी लंदन की, मेरी और मम्मी की। और सुबह मैं डॉक्टर के पास थी एंड डॉक्टर ने मुझे मतलब एक्सरे सब करके बोल दिया था कि आपको 1 महीने तक जितना हो सके स्ट्रेट सोना है, लेटना है। अब मैं उन्हें कैसे बताऊं कि शाम को तो मेरी 10 घंटे की फ्लाइट है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज खड़ा हो गया कि मैं कैसे करूंगी ये चीज़। और ऐसा था कि पहला ही शो था। पहला ही शो था और पहुंचते ही मतलब शाम को शो था, हम सुबह पहुंच रहे थे एंड शाम को पहला शो था। तो मतलब यहाँ अब्रॉड में तो ऐसे होता है, सैटरडे संडे वीकेंड पे ही शोज होते हैं। जी। तो हम सैटरडे को ही पहुंच रहे थे सुबह एंड शाम को कॉन्सर्ट था। अभी टिकट वगैरह एकदम बुक मतलब बिक चुकी है, सब हो चुका है। फ्लाइट है 10 घंटे की, तो कुछ नहीं, पेन किलर खाए एंड 10 घंटे की जर्नी कैसे तो भी बैठे बैठे बड़ा दर्द हो जाता था, लेकिन निकाली कैसे तो भी। जब मैं पहुंची तो फिर थोड़ा बहुत मुझे रेस्ट करने मिला। और शो पे जब मैं पहुंची तो पता चला कि सिर्फ मैं हूँ आज शो के लिए, ये मेरा ही शो है। देयर इज नो सपोर्टर, कोई अदर कोई मेल आर्टिस्ट या सिंगर कोई भी नहीं है। तो 4 घंटे मैंने अकेले गाना है स्टेज पे। तो वैसे तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ, वैसे तो मैं बिल्कुल 4, 4.5, 5 घंटे के शोज अकेले गा सकती हूँ, बट एट दैट टाइम मेरी फिजिकल कंडीशन कुछ और थी। तो
मैंने कुछ नहीं, बस भगवान को याद किया कि भाई अब आप ही संभालो। मेरे जीवन की पहली इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पहली बारी अब्रॉड में, लंदन में, ये शायद इस बात को 3 साल हो गए, 3 साल पहले मेरा पहला ऐसे शो है, टिकटेड शो, और लोग बंदे सारे टिकट खरीद के आए हैं। मैं यहाँ लोगों को निराश नहीं करना चाहती। जी जी जी। तो 2 घंटे का मैंने पूरा स्ट्रेच में गाना, पूरा मेरा शो गाया। फिर उसके बाद मैं आके लेटी करा गई दर्द से, क्योंकि वो बहुत पेनफुल होता है सिचुएशन। फिर पेन किलर खा के फिर स्टेज पे चली। तो जब मैं आखिरी गाना गा रही थी, और जो हमारे प्रमोटर थे, तो उनकी वाइफ को पता नहीं क्या सूझा, वो स्टेज पे आके उन्होंने ना अनाउंस नहीं किया, मतलब दे टोल्ड पीपल कि भाई वो किस कंडीशन से गुजर रही है, बट शी डिड अ 4 आवर कॉन्सर्ट आप सबके लिए। तो वो एक ना बड़ा इमोशनल हो गया उस टाइम। मैं बहुत इमोशनल हो गई, और 1-2 जने जो बहुत प्यार रखते हैं, क्योंकि लोग क्या है मेरे साथ टीवी से काफ़ी कनेक्ट हो गए थे। उस टाइम मैं बस शो ख़त्म करके निकली ही थी, तो लोग बड़े अटैच थे। एक होता है ना एक टीवी के साथ एक वो प्यार जुड़ जाता है। जी जी जी। तो मतलब लोग, पीपल स्टार्टेड क्राइंग, दे ब्लेस्ड मी सो मच, बहुत ब्लेसिंग्स दिए, बहुत प्यार दिया। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई कोई नहीं, जो भी दर्द तकलीफ सहा वो वर्थ हो गया एट द एंड, कि मेरा शो अच्छा गया, शो सबको बहुत पसंद आया और मैंने कर लिया। तो ये मेरे पहले कॉन्सर्ट की क्या बात है कहानी। उसमें आपने शायद एक, जी मैंने ए मेरे वतन के लोगों गाया था। हाँ जी, मैं चाहता हूँ वो गाने के बोल हो जाए, तो क्या बात है। बिल्कुल। आप मतलब बॉम्बे में मुझे लगता बॉलीवुड के हर स्टार के सामने गा चुके हैं, तो ये आपका मतलब उधर का एक्सपीरियंस भी बहुत, आपने जैसे बताया भी बहुत अच्छा रहा, सब ने ब्लेसिंग्स दी। तो किसी के साथ भी कोई ऐसा किस्सा जो आप साझा करना चाहते हो, जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको मिले हैं, कोई ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहता हो? बहुत सारे आर्टिस्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट कोई स्वीट मोमेंट कोई ऐसा? अमिताभ बच्चन जी से जब मैं मिली, ही इज़ वन ऑफ अ काइंड। मतलब मैंने बच्चन साहब से ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और क्या कहूँ मैं उनके लिए, मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, पर जितने काइंड हार्टेड और दिलदार व्यक्ति हैं वो, मतलब शायद ही मैंने उनके जैसा कोई इंडस्ट्री में दूसरा देखा है। मैं केबीसी के सेट पे गई थी, और वहाँ उनसे पहली बार मुझे मिलने का मौका मिला। तो जब शूट हमारा सब चल रहा होता है, उनको काफ़ी बीमारियाँ हैं, काफ़ी तकलीफ में मतलब रहते हैं वो, पर स्टिल कभी भी आपको उनकी एनर्जी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि उनकी तबीयत कुछ इस प्रकार, मतलब उनके पूरी जो टीम है, मेडिकल टीम, चाहे डॉक्टर हो, चाहे केयरटेकर से लेके सभी एकदम पानी और ये सब लेके रेडी रहते हैं कि भाई उन्हें छींक भी आई तो पूरी क्रू दौड़ जाए। अच्छा। पर जितने हम्बल वो व्यक्ति हैं, मैंने उनके जैसा व्यक्ति नहीं देखा पूरे इंडस्ट्री में। और सबसे बड़ी बात कि इतनी सारी, जैसे मैंने कई ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो थोड़े बहुत में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जी। और चिढ़ जाते हैं, या तो मीडिया से कुछ फालतू बातें बोल देंगे, या ऑडियंस के साथ फालतू बातें, इरिटेट हो जाते हैं जल्दी, चाहे कुछ भी हो रहा उनको। बट बच्चन साहब, जब हमारी शूटिंग वो जब देख रही थी मैं, थ्रू आउट द शूट वो इतने प्यार से सबके साथ रहे। और उनकी सबसे बड़ी बात कि जब भी वो सेट पे आते हैं केबीसी में, एक एक व्यक्ति जो बैठा है वो उनके साथ फोटो जरूर खिंचाते हैं। वाह जी वाह। और खुद से खिंचाते हैं, ऐसा नहीं कि हमको रिक्वेस्ट करना पड़े, बकायदा प्रॉपरली प्लान करके पूरा लाइन लगवाते हैं, एंड एक एक बंदा उनके साथ फोटो खिंचवाता है प्रोफेशनल कैमरा से। शो के तुरंत बाद उन सबको, जितने लोग होंगे उन सबको उनकी फोटोज बकायदा मिल जाती हैं। जी।
ऑटोग्राफ भी वो सबके कॉपीज, इवन उन्होंने अपने घर में एक बड़ा सा एक हॉल एक बड़ा सा बना रखा है जिसमें उनको आजीवन अभी तक जितने भी लोगों ने जितने भी तोहफे दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं, सारी चीज़ें वो ले जाते हैं। एंड इवन जब मैं क्रू से बात करी थी, उन्होंने हमें बताया कि जैसे उनको याद भी रहता है कि मान लीजिए ऑडियंस में किसी ने उनको कोई पर्टिकुलर कुछ दिया और मान लो वो कहीं रह गया, वो घर नहीं पहुंचा, उनकी गाड़ी में नहीं रखवाया, तो वो फोन करते हैं कि वो कोई तो सज्जन मिले थे, उन्होंने जल्दी जल्दी में मुझे बोला था कि वो यहाँ से आए हैं या वो लुधियाना से आए हैं, वहाँ का फेमस ये लाए थे, वो पहुंचा नहीं घर तक। क्या बात है। और फिर पूरी क्रू ढूंढती है, भाई कि कहाँ गया वो, ढूंढो उसको, फिर भेजते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बंदा बहुत स्ट्रगल और बहुत अपने जीवन में उतार चढ़ाव देख के जब एक मुकाम पे पहुंचता है ना, उसे बहुत कद्र होती है जी। अपने ओहदे की या अपने पद की। जी। बहुत सारी मोटिवेटिंग बातें तो हम पहले ही कर चुके हैं कि भाई ट्राई करना छोड़ना नहीं चाहिए वगैरह, पर मैं एक लाइफ टिप देना चाहूँगी। सारे सवालों को सम अप करके एक निकलता है एक शोध, वो ये है कि भाई आपको लाइफ में दिस और दैट बहुत मिलने वाले हैं इस फील्ड में स्पेशली, कि ये मैं चुनूं या ना चुनूं, या वो मैं चुनूं या ना चुनूं, ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है। तो मैं बस सबको यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि कभी भी एकदम से कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, सोच समझ के और ध्यान से कदम रखना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मेडिकल फील्ड है मान लीजिए, या इंजीनियरिंग की फील्ड है, तो क्या होता है कि हम 11वीं 12वीं में पढ़ाई शुरू करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, फिर नीट देते हैं, अगर निकल जाता है तो 5 साल का MBBS करते हैं, 5 साल के MBBS के बाद MD की या DM की या कोई ना कोई तैयारी करते हैं, PG देते हैं। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, वो प्रोसेस आपको पता है, एक के बाद एक का पड़ाव आपको पता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये। हमारे फील्ड में अगला क्या कदम होगा या अगली क्या अपॉर्चुनिटी होगी आपको पता नहीं होता। आप एकदम अंधे हो इस फील्ड में। जी। और अगला स्टेप हमको खुद नहीं पता होता हमारे बारे में कि हम कल के डेट में क्या कर रहे होंगे, वी डोंट नो। तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बहुत विवेक से सोचें, बहुत ध्यान से आप अपने डिसीजंस लें लाइफ के, और बहुत संभल कर कदम रखें, क्योंकि लाइफ में क्या होता है कई बार आपको बताने समझाने वाले कई लोग होते हैं जो आपको समझाएंगे ऐसा नहीं करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेस किसी के भी हाथ में नहीं होती कि ये आपको दे वो आपको दे, कोई आपको सक्सेस नहीं दे सकता, वो केवल ऊपर वाला और आपकी मेहनत देती है। तो अगर आपके मन में ये विश्वास बैठ गया कि बस मुझे अपनी मेहनत करनी है और मुझे ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, बस आपको देर से मिलेगी बट दुरुस्त मिलेगी। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बातें की आपने। थैंक यू सो मच। एंड में जाते जाते कोई आपका ही कोई ऐसा गाना जो आपको लगता भी ये गाना मेरा इस ईयर का बहुत अच्छा बना? अच्छा, इस साल हमने डिवोशनल प्रोजेक्ट्स पे बहुत काम किया, बट एक बहुत ही सुंदर, दो एक्चुअली बहुत सुंदर ओरिजिनल्स गाने मैंने किए, जिसमें से एक अभी कल ही रिलीज़ हुआ है बारिश के लिए, क्योंकि इंडिया में अब रेनी सीजन आ रहा है। तो हम दो ही लाइन सुनाती हूँ। तेरे इश्क की बारिश में दिल डूब रहा है यारा, जीने लगी हूँ मैं लेके नाम तुम्हारा। तेरे इश्क की बारिश में दिल डूब रहा है यारा, जीने लगी हूँ मैं लेके नाम तुम्हारा। वाह जी वाह, बहुत धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छा निभाया आपने। और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। मैं बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, आप अपने इसी क्षेत्र में और खूब गाएं और दर्शकों का ऐसे मनोरंजन करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अगेन।